हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी मीडियम। आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आज का टॉपिक है, आपको मालूम है कि आपका चौथा चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसमें आज जो टॉपिक आपका है, लास्ट टाइम हम लॉरेंज चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण तथा विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण वगैरह पढ़े हैं। आज आपका टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है ये आपको ध्यान देना है। और साइक्लोट्रॉन के लिए आवर्तकाल, आवृत्ति, उसमें किस प्रकार से लॉरेंज बल लगेगा और वो लॉरेंज बल किससे संतुलित होगा हमको समझना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने के काम में आता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है, ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि को त्वरित करने के काम में आता है। तो इसके लिए और सिद्धांत क्या है? साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है, मुख्य रूप से आपको समझना है कि इस धनावेशित कण को हम प्रति पथ पर चुंबकीय क्षेत्र में बार बार चलाते हैं, है ना। एक वृत्तीय मार्ग में दो ध्रुव खंडों के बीच, चुंबकीय ध्रुवों के बीच कोई आवेशित कण बार बार जो है गति करती है, अपनी गति को बार बार दोहराती है, अर्थात उसके द्वारा चली गई दूरियों को बढ़ा दिया जाता है, जिससे लगातार आवेशित कण त्वरित होती है, उसके वेग में वृद्धि होती है और उसमें ऊर्जा, जब वेग बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो फिर इस ऊर्जा को हम अन्य कार्यों में प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे सिद्धांत है, साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा लगातार त्वरित होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगातार इसके वेग में वृद्धि होती जाती है, त्वरित होता है, तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ पर अनुसरण करता है। वृत्तीय मार्ग में वो सर्पिलाकार वृत्तीय वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करती है, ठीक है। तो सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जाती है। यहाँ हम चित्र में देखेंगे कि दो चुंबकीय ध्रुव N और S हैं, जिनके बीच दो अर्धवृत्ताकार में डीज है, D1 और D2 है। इसके बीच ये सर्पिलाकार जो पथ है इस तरह से गति करती रहती है, ठीक है। इसके लिए हम इसका एक सिरा जो D2 का सिरा है उसे उच्च आवृत्ति के दोलित्र से कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, इनपुट। दूसरा यहाँ D2 जो है, जो आवेशित कण है, जो त्वरित आवेशित कण है, जो लगातार वृत्तीय पथ पर गति करके अपनी ऊर्जा बढ़ा ली है, वेग में वृद्धि हुई है, उस आवेशित कण को हम किसी लक्ष्य पर यहाँ पर भेजते हैं और ये विक्षेपक प्लेट है, ठीक है, और ये चुंबकीय ध्रुव S है। तो यह दो चुंबकीय ध्रुव है जिस दोनों के बीच दो D1 D2 लगाए गए हैं, जो डीज कहलाते हैं। उनके एक सिरे से उच्च आवृत्ति का दोलित्र लगाया गया है और उसे वृत्ताकार पथ में बार बार चलाया जाता है, जिससे लगातार त्वरित होती है आवेशित कण। और इस प्रकार से हम इस आवेशित जो त्वरित आवेशित कण है, जो अत्यधिक वेग का है, उसको अपने लक्ष्य पर अन्य कार्यों में इसको प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह से अब संरचना इसको समझना है, हम अभी आपको बताए संरचना चित्र से। इसमें देखें, इसमें डी आकार की दो धात्विक चेंबर होते हैं, D1 और D2, जिन्हें डीज कहा जाता है। इन डीज
D2 के बीच, दोनों बीज के बीच में रखा गया है। ठीक है, डीज का संबंध एक उच्च आवृत्ति दौलित्र से होता है। ये डीज का संबंध, D2 का संबंध उच्च आवृत्ति दौलित्र के साथ होता है। ठीक है, यह संपूर्ण व्यवस्था दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ठीक है, दो डीज जो रखे जाएंगे, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच N और S के बीच ये रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको संरचना चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा संक्षेप में उसकी संरचना समझा देना। इसके बाद कार्य विधि आप देखेंगे कि किस तरह से कार्य करता है साइक्लोट्रॉन। तो आपको ये समझना है कि कार्य विधि में मुख्य रूप से इसका जो सिद्धांत है, किसी भी धनावेशित कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में के वृत्ति पथ पर चलाया जाता है और जितना ज्यादा दूरी तय करती जाती है चुंबकीय क्षेत्र में, वो लगातार उसके वेग में वृद्धि होती है। वेग में वृद्धि होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो कार्य विधि, इन्हीं बातों को ध्यान रख के हम कार्य विधि समझते हैं। तो माना किसी क्षण आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश का धनायन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इधर से जो स्रोत है इधर। इसके बाद माना इस क्षण D1 ऋणात्मक विभव, ध्यान देना प्रवेश करते समय D1 जो डीज है वो क्या है, ऋणात्मक विभव पर, तथा D2 धनात्मक विभव पर होगा। अतः धन आयन D1 की ओर त्वरित होता है, क्योंकि जो D1 है वो ऋणात्मक है और धन आयन प्लस है। तो प्लस और माइनस के बीच एक प्रकार का आकर्षण होगा और यह क्या होगा कि इस क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर तथा D2 धनात्मक विभव पर है। अतः धन आयन D1 की ओर त्वरित होता है, क्योंकि D1 ऋणात्मक विभव पर है और धन आयन में धन आवेश है, तो त्वरित होता है तथा इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। खोखले चालक D1 के विद्युत क्षेत्र, जो खोखला चालक D1 है, D के में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः उस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, वहां पर केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है और आवेशित कण जो जाता है उस पर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जो वृत्ति पथ पर मोड़ देता है। डीज D1 में अर्धवृत्तीय गति करने के पश्चात धन आयन पुनः विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है। एक बार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, दूसरी बार जो है विद्युत क्षेत्र में के संपर्क में आता है, किंतु इसमें जो है संपर्क में आता है। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ज्यों ही धन आयन D1 से बाहर निकलता है, D2 ऋणात्मक विभव तथा D1 जो D1 है वो धनात्मक विभव पर आ जाता है। मतलब इनकी ध्रुवता जो है चेंज होती है, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक। और ये आवेशित जो धनावेशित कण है वो ऋणात्मक डीज के तरफ जो है त्वरित होता है। तो एक बार D1 धनात्मक हो, एक बार D1 ऋणात्मक होगा तो D1 डीज के तरफ धनावेशित कण आकर्षित होगा। ठीक है, फिर D1 प्लस में हो जाएगा तो उससे प्रतिकर्षित होगा और D2 डीज ऋणात्मक हो जाएगा तो वो फिर D2 डीज के तरफ त्वरित होगा। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ज्यों ही धन आयन D1 से बाहर निकलता है, D2 ऋणात्मक विभव तथा D1 धनात्मक विभव पर आ जाता है। अब धन आयन D2 की ओर त्वरित होगा, है ना, बताया ना कि D1 ऋणात्मक पर था तो D1 के तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से D2 ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा तो D2 की तरफ आवेशित हो जाए, मतलब आकर्षित होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि D2 ऋणात्मक विभव पर तथा D1 धनात्मक विभव पर आ जाता है। अब धन आयन जो है D2 की ओर त्वरित होता है, जो डीज है वो D2 की तरफ त्वरित होगा। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे धन आयन अत्यधिक त्वरित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डीज है
D1 और D2 उनको धनात्मक विभव पर, फिर ऋणात्मक विभव पर, फिर ऋणात्मक विभव पर, धनात्मक विभव पर लगातार एकांतर क्रम में इस तरह से वहां पर उत्पन्न किया जाता है, विद्युत क्षेत्र को समायोजित किया जाता है, जिससे ये सर्पिलाकार मार्ग में जो है, वृत्तीय मार्ग में दोनों D1 और D2 के बीच लगातार धनावेशित कण जो है वृत्तीय पथ में गति करती जाती है और उसके त्वरण में वृद्धि होगी तो त्वरण में वेग वृद्धि होगी तो वेग में भी वृद्धि होगी और उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब वेग में वृद्धि होगी तो गतिज ऊर्जा आपको मालूम है कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो आवेशित कण को त्वरित करने में, उसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए ही साइक्लोट्रॉन उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आवर्तकाल का क्या व्यंजक होगा। मतलब जो धनावेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में D1 और D2 के बीच जो गति कर रही है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। मतलब उसको एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम गति में करते हैं आवर्तकाल का व्यंजक। अब हमको ज्ञात करना है आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है, फिर साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर ऊर्जा कितनी मिलेगी और जो ऊर्जा है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, हमें ये भी सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले इधर आते हैं हम आवर्तकाल का व्यंजक। तो माना एक धनावेशित कण, ठीक है, जैसे प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। ठीक है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल आपको मालूम है F = qvb sin θ। इसके टॉपिक पहले के टॉपिक में भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉरेंज बल F = qvb sin θ, लेकिन यह लंबवत जो है गति करता है तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जो लॉरेंज बल है वो F = qvb, F qvb आप देख रहे हैं कि उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल F = qvb sin θ, तो F = qvb sin 90 की वैल्यू 1। अब होता क्या है कि ये जो लॉरेंज बल है वो कहां से एडजस्ट होता है और चूंकि वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो कोई आवेशित कण Q भी वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, साइक्लोट्रॉन में भी, तो उस पर एक प्रकार का लॉरेंज बल लगेगा और जिसकी वैल्यू होगी F = qvb। लेकिन ये जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के साथ साथ वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसमें एक प्रकार का अवकेंद्री बल भी कार्य करता है। आपको मालूम है कि जब कोई भी कण वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उसमें एक प्रकार का अवकेंद्री बल कार्य करता है। तो अब ये जो लॉरेंज बल है वो लगने वाले अवकेंद्री बल से संतुलित होता है। तो यही बल प्रोटॉन को डीज के अंदर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अवकेंद्री बल प्रदान करता है। यदि त्रिज्या r है तब अवकेंद्री बल F = mv²/r आपको मालूम है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों बल बराबर होंगे, लॉरेंज बल और ये लगने वाला अवकेंद्री बल, ये दोनों बल बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो हम यहाँ संतुलन के लिए आवश्यक है कि qvb = mv²/r। आप देख रहे हैं एक v से एक v कैंसिल होता है और क्रिया गुणा करते हैं तो qbr = mv, qbr = mv, qbr = mv, तो r मिलता है mv/qb। मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या r = mv/qb। ठीक है, अब हम इसी के लिए v का मान निकाल दें। v का मान इसलिए निकाल के रख रहे हैं क्योंकि हमको गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना है ना। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो v की वैल्यू की आवश्यकता होगी पुट करने के लिए, तो v की वैल्यू निकाल के यहाँ से हम v = qbr/m, ये हम समीकरण नंबर 1 देके v की वैल्यू निकाल लिए और ये भी वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या है उसके लिए भी व्यंजक
निकाल ली। इसके बाद बीज के अंदर अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कण द्वारा लगा समय। अब हम ये देखेंगे कि अर्धवृत्ताकार पथ पर जो आवेशित कण है वो गति कर रही है, ठीक है। तो गति करने में कितना समय लगेगा? तो समय आपको मालूम है कि समय बराबर दूरी बटे वेग, एक जनरल फार्मूला। तो हम ये देखेंगे, हमको फार्मूला स्वयं बताएगा कि समय ज्ञात करने के लिए आपको दूरी मालूम होना चाहिए और वेग मालूम होना चाहिए। तो दूरी तो हम समझ गए कि यदि धनावेशित कण एक पूरा चक्कर वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि होती है 2πr। लेकिन यदि अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो अर्धवृत्ताकार मार्ग में 2πr न होके πr होगा। तो πr डिस्टेंस, दूरी और वेग भी है। तो इस तरह से लगा समय बराबर दूरी बटे वेग, ठीक। और दूरी बटे वेग में πr/v। अब यहाँ पर आपको πr/v, तो पाई की वैल्यू, r की वैल्यू हम यहाँ से रख दें। ये जो r की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है, r की वैल्यू r = mv/qv। तो r की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे r की जगह, तो पाई mv/qv, ठीक है। पाई यहाँ पाई की जगह जो करते हैं r की वैल्यू mv/qv, तो mv/qv इंटू v, ये रखा है v। अब v से v हमारा कैंसिल होता है, तो जब कैंसिल होगा v से v तो हमको मिलेगा πm/qv। तो यह पूरा चक्कर लगाने में समय है, ये तो अर्धवृत्ताकार को चक्कर लगाने में लिया गया समय है। जो d1 है या d2 है, इसको अर्धवृत्ताकार मार्ग में आवेशित कण द्वारा अर्धवृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए लगा समय आपका आ गया क्या कि πm/qv। अब आप पूरा चक्कर में लगाए तो अर्धवृत्ताकार में क्या हुआ, πm/qv है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में मतलब दोनों d1 d2 को कवर करने में इसका दुगना हो जाएगा, है। तो ये पूरा चक्कर लगाने में समय कैपिटल T है, ठीक है, इतना है। तो ये पूरा चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल T है, तो T = 2πm/qv, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये आवर्तकाल का व्यंजक हुआ कि आवेशित कण जो है पूरा एक चक्कर अर्थात d1 और d2 में दोनों में गति करने के लिए एक पूरा चक्कर लगाने में जो लिया गया समय वो आवर्तकाल है, और ये आवर्तकाल का व्यंजक हमें प्राप्त होता है। तो कैपिटल T = 2πm/qv। अब आप आवर्तकाल निकाल लिए, ठीक है। अब हमको आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। जो आवेशित कण है वो 1 सेकंड में अपनी गति को कितनी बार दोहराती है, कितनी बार रिपीट करती है, ठीक है। इसको कहा जाता है आवृत्ति। और आवृत्ति और आवर्तकाल का जो संबंध होता है तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, ठीक है, 1/आवर्तकाल। तो यदि आवृत्ति n है तो n = 1/t और 1/t। अब यहाँ t का आपको मिला वैल्यू 2πm/qv, ठीक है। तो t की वैल्यू जब उल्टा हो जाएगा तो ये qv/2πm, qv/2πm। अब आप देख रहे हैं कि इसमें त्रिज्या का समावेश नहीं है, त्रिज्या का समावेश नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। ये गणनाओं में भी, प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आवर्तकाल वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती, सिद्ध कीजिए। तो आवृत्ति या आवर्तकाल, हम आवर्तकाल में भी त्रिज्या का समावेश नहीं है, तो आवर्तकाल भी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है और ना आवृत्ति निर्भर करती है, ठीक है। तो ये आवृत्ति का व्यंजक आ गया, ये n = 1/t, तो qv/2π। अब नेक्स्ट आपका आता है प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। तो जब वेग में वृद्धि होगी, त्वरित होगा, तो आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? तो बहुत सिंपल,
आप देखे हैं कि प्राप्त ऊर्जा इक्वल टू 1/2mv²। तो 1/2mv² इक्वल टू 1/2m। अब v की वैल्यू ये समीकरण नंबर 1 में हम देखें तो समीकरण 1 में v की वैल्यू रखेंगे qvr/m का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2m q² v² r² अपॉन यहां पर क्या आएगा m²। m का भी स्क्वायर होगा लेकिन एक m से कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बचता है 1/2 q² v² r² अपॉन m। ठीक है, जहां इसमें प्रयुक्त संकेत क्या है, q आवेश है, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, r क्या है त्रिज्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, और m जो है आवेशित कण का द्रव्यमान है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ यदि 1/2 q² v² अपॉन m को यदि हम एक नियत मान लें किसी धन आवेशित कण के लिए, ठीक है, क्योंकि आवेश भी निश्चित है कि कितना धन आवेश से आवेशित है, चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्ती नहीं है, निश्चित है, और उसका द्रव्यमान आवेशित कण का द्रव्यमान भी निश्चित है। तो हम ये पाते हैं कि जो प्राप्त ऊर्जा E की वैल्यू है वो त्रिज्या r² के समानुपाती होती है, r² के समानुपाती होती है। अतः जब वो लंबी दूरी के वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो उसकी जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो और संबंध क्या होगा कि जो गतिज ऊर्जा है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, लेकिन आवर्त काल और आवृत्ति त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन का आपको ध्यान से समझना है, ये प्राय निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिस्टम जो पॉइंट वाइज है कि निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए, प्रश्न आते हैं, है ना, कि साइक्लोट्रॉन क्या है, इसकी संरचना समझाइए, है, या साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए, संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि, आवर्तकाल, आवृत्ति, ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरह से इस चैप्टर में जो पीछे पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर्स को भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कॉपी बनाना है और रिवाइज करते रहना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछते भी हैं बच्चे, ठीक है, तो आप पूछेंगे और आपके समस्या दूर किया जाएगा और कंप्लीट करना है। थैंक्स।